चल, यदि हमारे बच्चों को याद हो बेटा, अपन पढ़ रहे थे धातुओं के रासायनिक गुण। बच्चों, धातुओं के रासायनिक गुण में हमने 3 गुण पढ़ लिए, यदि आपको याद हो। बच्चों, पहला गुण हमने पढ़ा था कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। फिर बच्चों, अपन ने पढ़ा कि जब धातु जल से क्रिया करती है तो बच्चों क्या बनाती है? फिर से धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और बच्चों, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। सर, वैसे तो धात्विक ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन यदि कुछ ऑक्साइड को हम जल के अंदर घोलें, कुछ ऑक्साइड जल के अंदर घुल जाते हैं। बच्चों, जो जल के अंदर घुल जाते हैं वो जल के अंदर जाने के बाद क्या बनाते हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर बच्चों, यदि आपको याद हो, कल की ही क्लास में हमने पढ़ा धातुओं का एक और गुण बच्चों वो था कि जब आपकी धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो बेटा कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। और क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। हाइड्रोजन गैस बेटा हमने देखा इसका एक अपवाद भी था, वो था आपके पास नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ क्रिया करके H2 गैस का उत्पादन नहीं करता। बच्चों, क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल आपका एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो क्या करता है बेटा? ऑक्सीकारक होने के कारण तो H2 गैस बन रही थी उसकी जगह पे तो क्या बना देता है? H2O बना देता है। और बेटा साथ में क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। N2 बन सकता है, NO बन सकता है, या फिर NO2 बन सकता है। ये बच्चों हमने हमारी कल की क्लास में पढ़ा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि आपको याद हो, कल अपन ने एक प्रैक्टिकल किया था छोटा सा। तो उस प्रैक्टिकल में हमने क्या किया? पहले बच्चों, अपने पास एक सॉल्ट था, सॉल्ट का नाम था कॉपर सल्फेट। कैसे कलर का होता है बच्चा पार्टी? नीले कलर का होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? नीला सोडा कहा जाता है। बेसिकली जो आपके पास हम कल बच्चों को दिखा चुके हैं कि आपके पास बच्चों क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। तो सर्फ एक्सेल जैसा लग रहा है, लेकिन बच्चों ये सर्फ एक्सेल नहीं है। बच्चों, इस कॉपर सल्फेट के पास जल के 5 अणु होते हैं। कितने होते हैं बच्चा पार्टी? तो इसके पास क्रिस्टल के जल के कितने अणु हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। चलिए सर, प्यारे बच्चों, यदि आपको याद हो, अपन ने क्या किया था? इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर बच्चों हमने मिलाई थी लोहे की धातु। याद है कि भूल गए हो? कुछ बच्चों ने हमें अपने परकाल दिए थे, कुछ बच्चों ने हमें वो अपनी चाबी दी थी। इसे अपन कंपास कसते हैं, परकाल कसते हैं। तो बेटा अब होता क्या है और क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे जो अपन ने कल किया था। यदि हमारे बच्चों को याद हो, तो की हमें किसने दी थी? किस बच्चे ने हमें की दी थी वो कसने वाली? कितने जल्दी भूल गए तुम लोग? किसी ने हमें चाबी दी थी ना? हाँ कृष्णा बेटा, आपकी चाबी अब और ज्यादा महंगी हो गई। आपको याद होगा बेटा, कल जो आपके पास से विलयन था किस कलर का था? नीले रंग का था। लेकिन बच्चों आज इसका कलर देखो क्या हो गया है, नीला दिख रहा है ये कलर। भाई लड़कियां कलर के बारे में ज्यादा अच्छे से जानती हैं। 4-5 प्रकार की गुलाबी हो जाते हैं, 4-5 प्रकार की लाल हो जाते हैं। बच्चों ये यदि हम जानते हैं जितने कलर के बारे में, ये आपके पास ग्रीन हो गया। बच्चों कैसा हो गया है? हरा कलर। देखो बेटा, और यदि आप ध्यान से देखो, इसकी जो आपको बॉटम दिखाई दे रही, बॉटम में कुछ जंग जैसा दिखाई दे रहा है। सारे बच्चों को हम दिखा रहे, बॉटम देखो आप दिख रही है। आपको बताना है बॉटम में क्या दिखाई दे रहा है, बताओ। जंग दिखाई दे रही है। अच्छे से देखो, पूरा देखो, हरा कलर का है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? जंग है क्या ये? देखो देखो नीचे दिखाई दे रहा है हल्का सा ब्राउनिश कलर का, हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखोगे बच्चों, तो जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप जंग समझने की गलती ना करें। बच्चों जो नीचे है ये जंग नहीं है बच्चों, ये आपके पास है कॉपर धातु। क्या है प्यारे बच्चों? अब कृष्णा सोच रहा हूँ सर हमारी चाबी कहाँ गई?
देखो बेटा, जो कृष्णा की चाबी लोहे की थी, वो लोहे ने क्या किया बेटा, इस कॉपर के सॉल्ट के साथ, अब देख लो इसलिए होता क्या है, कॉपर सल्फेट था आपके पास, तो ये टूट के क्या बनाता है, Cu2+ बनाता है, ये बनाता है SO4 2 माइनस। अब बेटा Fe भी क्या बनाता है, Fe2+ बनाता है। तो बच्चों कॉपर और सल्फेट की जोड़ी बनी इसलिए थी क्योंकि कॉपर था प्लस का, बच्चों सल्फेट था माइनस। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यदि इस सल्फेट को इससे बेहतर प्लस मिल जाए, मतलब यदि इस माइनस को इससे बेहतर प्लस मिल जाए, तो ये माइनस इसका साथ छोड़ सकता है। सेम यहाँ पे होगा बच्चा पार्टी, फेरस कॉपर की तुलना में ज्यादा अच्छे से Fe2+ बना सकता है। तो बस इस फेरस ने क्या किया बच्चों, यहाँ से इस कॉपर को भगा दिया और फेरस खुद वहां पे सल्फेट के पास जाके बैठ गया। बच्चों आपके पास क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और फेरस ने जैसे ही कॉपर को भगाया, बेचारा कॉपर अलग अलग पड़ गया इस तरीके से। अब देखो रिएक्शन क्या हुई बच्चों, जो आपके पास कॉपर सल्फेट था नीले कलर का, और आपके पास कौन सी धातु थी, फेरस, मतलब लोहे की चाबी थी। इस लोहा ने क्या किया बेटा, इस सॉल्ट के अंदर से कॉपर को कर दिया अलग, मतलब वो पूरी की चाबी थी, चाबी का जितना लोहा था वो सारा का सारा लोहा किसके साथ जाके बैठ गया, सल्फेट के साथ। और उस सॉल्ट के अंदर जितना भी कॉपर था, सारा का सारा कॉपर कहाँ निकल आया, बाहर निकल आया। जो आपने उसके बॉटम में देखा हल्का सा ब्राउनिश कलर का दिख रहा था जंग जैसा, बच्चों वो जंग नहीं है, वो आपकी कौन सी धातु है, कॉपर धातु है। मतलब कॉपर धातु इस सॉल्ट के अंदर से बाहर निकल आई है। सर कॉपर आपका ये बाहर निकल गया है। जो आपके पास फेरस था बच्चों, फेरस कहाँ पहुंच गया, आपके पास सॉल्ट के अंदर पहुंच गया। फिर से देखो हुआ क्या, आपके पास था कॉपर सल्फेट, तो इसमें आपने कौन सी धातु जोड़ी, फेरस। फेरस ने कॉपर को हटाया, खुद जाके बैठ गया, बेटा क्या बना लिया, फेरस। अलग कौन हो गया आपके पास, कॉपर। बच्चों इसका कलर कैसा था आपके पास, नीला, लेकिन इसका कलर कैसा हो गया, किसने किसको हटाया, फेरस ने कॉपर को हटा दिया। बच्चों जब इस तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पे कोई एक धातु किसी दूसरी धातु को हटा देती है, बच्चों ये अभिक्रियाएं आपकी कहलाती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों। अब एक सवाल उठता है सर, यहाँ पे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, नीले कलर से आपके पास हरे कलर का सॉल्ट बन गया है, तो क्या कोई भी एरी गहरी धातु इस कॉपर को हटा सकती है? क्या यहाँ पे हम कोई भी धातु लाके रख दें, फेरस की जगह मान लो अपने एल्यूमिनियम रख दिया, जिंक रख दिया, टिन रख दिया, लेड रख दिया, तो क्या कोई भी धातु किसी भी धातु को हटा सकती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है कोई भी धातु किसी भी धातु को नहीं हटा सकती। ऐसा हो सकता है कुछ धातुएं कुछ धातुओं को हटाएंगी और कुछ धातुएं कुछ धातुओं को नहीं हटा पाएंगी। अब कौन किसको हटा पाएगा, कौन किसको नहीं हटा पाएगा, इसी के लिए बच्चों हमें एक नया टर्म पढ़ना है। उस टर्म को पढ़ने से पहले अपन चलते हैं अपने असाइनमेंट के पास, और यहाँ पे आप रिवीजन करेंगे जो आपके पास लिखी हुई है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बच्चों आपके पास नोट्स है ना, अभी ये वाला पेज है, देखिए आप 8-9 के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पढ़ के देखो आप, पॉइंट नंबर 4 पढ़ के देखेंगे सारे बच्चे। लाइट डालो, लाइट डालो। 4 - 5 आयोटा 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा क्या है? नीचे रो आपको बताइए 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर कौन सा सूत्र लग जाता है?
A plus B into A। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट और फेरस, क्या बनेगा था बच्चों आपके पास? फेरस सल्फेट, और क्या निकल गई थी अलग से? कॉपर। देखिए बेटा यहाँ पे आपको मान लीजिए आपके पास कौन सी धातु है? धातु ए। बेटा ये धातु है कि धातु का सॉल्ट है? यस, इसको अपन मान लेंगे धातु बी का सॉल्ट या फिर लवण। देखो बेटा होता क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, एक आपके पास फ्रेश मेटल होती है, एक आपके पास फ्रेश धातु होगी, एक आपके पास धातु का क्या हो जाएगा? सॉल्ट। तो फ्रेश धातु क्या करेगी? धातु के सॉल्ट के अंदर जाके उस धातु को हटा देगी और अपना खुद का सॉल्ट बना लेगी। सर यहाँ पे किस धातु का सॉल्ट है? बी का। लेकिन बच्चों यहाँ पे किस धातु का सॉल्ट बन जाएगा? धातु ए का सॉल्ट बन जाएगा। और पहले से जिस धातु का सॉल्ट था बेटा वो धातु क्या आ जाएगी? बाहर निकल आएगी। क्या हमारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? यहाँ देखो धातु ये फेरस थी, धातु भी मतलब कॉपर का क्या था? सॉल्ट। इसने इसको हटा दिया तो फेरस ने क्या कर लिया? खुद का सॉल्ट बना लिया। धातु ए का सॉल्ट और आपके पास कॉपर धातु क्या हो गई बच्चों? बाहर निकल। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे क्या लिखा है? धातुओं की अन्य धातुओं के सॉल्ट्स के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों। जब कोई धातु अन्य धातुओं के सॉल्ट्स के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट में से प्रतिस्थापित कर देती। यहाँ देखिए बच्चों, फेरस आपकी ज्यादा क्रियाशील थी, मतलब ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी, तो फेरस ने क्या किया? कॉपर को कर दिया प्रतिस्थापित। तो आप अपने वर्ड में लिख सकते हो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के सॉल्ट में से उसको प्रतिस्थापित कर देती है। बच्चों क्या कहलाती है आपके पास? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती। आगे देखिए, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। धातु ए थी बच्चों, धातु बी का सॉल्ट था, ए इसमें से हटा देगी, किसका सॉल्ट बन जाएगा? धातु ए का सॉल्ट। तब बी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। यहाँ देखो एग्जाम्पल हमने आपको सिखाया है, ये तो आपकी बुक में दिया है बेटा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अपन ने पूरा किया है। यहाँ देखो अपने पास स्टार्टिंग में क्या था? कॉपर सल्फेट। कलर कैसा था बच्चों? नीला। अपन ने इसमें लोहा डोया तो लोहे ने सॉल्ट के साथ जाके अभिक्रिया कर ली, तो आपके पास कलर कैसा हो गया था बच्चा पार्टी? हरा। ये क्या था आपके पास? कॉपर सल्फेट। इसमें आपने आयरन डोया, फेरस डोया बच्चों, तो आपके पास क्या बन गया? फेरस सल्फेट। बेटा असाइनमेंट में यहाँ पे लिखेंगे आप, इसको लिख लीजिए कॉपर सल्फेट, इसको लिख लेंगे फेरस सल्फेट। कलर भी लिख लो बेटा, क्योंकि आपके पास असाइनमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट कलर है। इसको लिख लेना ब्लू नीला, इसको हरा। बेटा कलर भी लिख लेना है ना, असाइनमेंट में आपको कलर दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो डन हो गया। चल यहाँ पढ़ो। क्या हमारे बच्चे केमिकल का नाम बता पाएंगे? बताओ बेटा, कैरीज का नाम क्या है? कलर बता पाओगे? इसका नाम? कलर बताओ। नोट करेंगे बच्चों इसमें। यहाँ भी आप लिख लो कॉपर सल्फेट, लोहे की कील, यहाँ बन जाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर इस कील पे बाहर निकल आएगा।
डन बच्चों, डन 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 डन। आवाज नहीं आ रही, खा पी के आए हो कि नहीं आए हो? राष्ट्र एकादशी है, हमारा व्रत होगा क्यों। यहाँ देखो बेटा, ये लोहे की कील के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, आपके पास कॉपर आ जाता है ना। ये लोहे की कील को आप डुबो रहने दो तो आपकी पूरी लोहे की कील उसके अंदर घुल जाती है और आपके पास आखिर में बच्चों क्या बचता है, कॉपर बचता है, लोहा बचता है। डन 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 डन। यहाँ देखिए, इस अभिक्रिया में फेरस धातु कॉपर से अधिक्रियाशील है, जिस कारण से धातु फेरस ने कॉपर को उसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर दिया है। कौन ज्यादा क्रियाशील होगी? फेरस ज्यादा होगी, कॉपर कम होगी। तो क्या किया, फेरस ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। शुरुआत में कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, जैसे इसमें फेरस मिलाया जाता है AFeS4 बनाता है, जो कि हल्का हरे रंग का होता है। लास्ट में आखिर में कॉपर धातु का हमें बच्चों क्या मिलता है, तार मिलता है। तार मिली या ना मिली बेटा, अपन को क्या मिलेगा आखिर में, कॉपर धातु नीचे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। चलो बेटा, इसको एक बार आप रीड करके देखेंगे पूरा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 मिनट का हम आपको टाइम दे रहे हैं, रिवाइज करके देखो। पढ़ के देखिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। कितने बच्चे हैं जिनको प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूरी समझ में आ गई है? रिजर्व रैंक्स बेटा देखो, यहाँ से संभावना है 2 नंबर में सवाल आता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इसका कोई एक उदाहरण लिखिए। तो क्या आप उदाहरण लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अगली बात, यदि एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो कि नीले रंग का होता है, लोहे की कील डुबोते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है, क्यों होता है? क्या हमारे बच्चे आंसर कर पाएंगे? क्या हमारे बच्चे अभिक्रिया लिख पाएंगे? चलिए बच्चों आगे बढ़े। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि जो आपके पास फेरस धातु होगी, फेरस कॉपर से ज्यादा क्रियाशील थी, तो फेरस ने कॉपर को हटा दिया। अब सवाल ये सर कि अपन फेरस की जगह दूसरी मेटल रख दें, एल्यूमिनियम रख दें, मैग्नीशियम रख दें, जिंक रख दें, तो क्या ये धातुएं कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा पाएंगी? तो सर संभावना है कि हटा भी सकती है, संभावना है नहीं भी हटा सकती। यदि एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा सक्रिय हुई तो इसको हटा देगी, यदि नहीं हुई तो नहीं हटा पाएगी। तो सीधा आपका कंपटीशन है, इसको बस बोलते हैं ना कंपटीशन, कि जो जिससे बेहतर होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपको पढ़ा रहा है, एक टीचर है नॉर्मल सा, अब यदि उस बंदे से और ज्यादा मेहनत करने वाला दूसरा टीचर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाले टीचर को नया वाले टीचर क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो सारा मामला यहाँ पे किसका है? कंपटीशन का है। तो जो भी कंपटीशन इस कॉपर से जीत जाएगा वो कॉपर को उसके अंदर से हटा देगा। अब कौन किससे ज्यादा क्रियाशील है, कौन किसको हटा पाएगा, कौन किसको नहीं हटा पाएगा, ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया। तब तो हमें पता चलेगा ये कौन हटा पाता है, कौन नहीं हटा पाता है। तो बच्चों उसके लिए हमारे पास होती है कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी, जो हमें बताती है कि कौन सी धातु किससे सक्रिय है और किससे सक्रिय नहीं है।
बच्चों सक्रियता श्रेणी में जो आपकी धातुएं लिखी होती हैं बच्चों, वो धातुएं लिखी हुई होती हैं आपके घटते क्रम में। घटता क्रम क्या होता है, जैसे आप ऊपर श्रेणी पे हो, सबसे ऊपर यहाँ से आप नीचे जा रहे हो, तो ये वाला क्रम कौन सा कहलाता है आपका घटता क्रम। स्टार्टिंग में आप कहाँ होगे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे होगे। जैसे जैसे आप एक एक कदम नीचे जाओगे तो क्या आप नीचे होते जाओगे कि नहीं होते जाओगे। तो घटते क्रम में बच्चों हमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट मिलता है, हाईएस्ट पॉइंट मिलता है। कौन सा पॉइंट मिलता है, चलो बेटा अब यहाँ देखो, यदि हमारे बच्चों को याद हो, हमने आपको बताया था बेटा कि जो आपके पास सोडियम और कौन सी मेटल होती है, पोटेशियम होती है बच्चों। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं, बोलो हाँ या ना। कितनी क्रियाशील होती है बच्चों ये कि इनको हमें मिट्टी के तेल में डुबो के रखना पड़ता था, याद है कि भूल गए हो। देखो बेटा सबसे ज्यादा जो आपके पास क्रियाशील धातु होती है बच्चों, वो होती है आपके पास कौन सी, पोटेशियम। पोटेशियम इतनी क्रियाशील होती है बच्चों कि इसको हमें मिट्टी के तेल में डुबो के रखना पड़ता है। खैर हमें और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बेटा, हम हमारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि पोटेशियम फटाक से जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है बच्चों, और ज्वलनशील होने के कारण अचानक से इसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है बच्चों। पोटेशियम के बाद जो सेकंड नंबर की आपके पास धातु आती है बच्चों, वो होती है आपके पास सोडियम। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सोडियम। तो सोडियम से नीचे कौन होगा, कैल्शियम से कम क्रियाशील, उससे कम, उससे कम क्रियाशील, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बेटा हाइड्रोजन ना ही आपकी धातु है ना ही आपकी अधातु है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन को आप क्लास 11 में पढ़ोगे। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। कई जगह ये धातु के जैसे काम करता है और कई जगह आपका हाइड्रोजन अधातु के जैसे काम करने लगता है। तो अपन हाइड्रोजन को सिर्फ बीच में रखते हैं, ना इसको अपन धातु बोलते हैं बच्चों, ना अपन इसको अधातु बोलते हैं। आगे देखिए, इसको अपन सिर्फ बीच में रखेंगे ऐसे बच्चों। फिर उससे कम कॉपर, कॉपर से कम मरकरी से कम, सिल्वर से कम। हमारे बच्चों को याद होगा सर, हमने बताया था कि सारे बच्चे जानते हैं सिल्वर और गोल्ड का अपन यूज कहाँ करते हैं बच्चा, पार्टी ज्वेलरी बनाने, बोलो हाँ या ना। और यदि हमारे बच्चों को याद हो, सिल्वर और गोल्ड बहुत ही मुश्किल से जल के साथ क्रिया करते थे, बहुत ही मुश्किल से इसके ऑक्साइड्स बनते थे। मतलब ना तो ये आपकी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ना ही बच्चे धातुएं आपकी किससे क्रिया करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा सर क्यों नहीं करती, क्योंकि बच्चों ये दोनों धातुएं कैसी होती हैं, सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। मतलब इनकी कोई रिएक्टिविटी होती ही नहीं है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी बच्चों, आपके पास सोना। यही वो कारण है कि सोना आपका इतना ज्यादा महंगा होता है। गेट इट, मतलब ये आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। स्टार्टिंग से देखो बेटा, सबसे ज्यादा कौन होगा, पोटेशियम। अब एक बात देखो, कौन सा क्रम है, घटता क्रम है कि बढ़ता क्रम है। चलो बेटा अब यहाँ भी बताओ, आपके पास सॉल्ट क्या था, कॉपर सल्फेट। आपने क्या मिलाया था बच्चों, फेरस। सीधी लड़ाई किसमें हो रही है, फेरस में और कॉपर में। और ये रहा आपके पास कॉपर बच्चों, ये रहा आपके पास फेरस। बताओ कि घटता क्रम है तो फेरस ज्यादा क्रियाशील होगा कि नहीं होगा, कम क्रियाशील कौन होगा। क्या फेरस के पास इतनी पोटेंशियल है कि कॉपर को हटा सके, यही वो कारण है बच्चों की फेरस ने कॉपर को हटा दिया। चलिए अब ध्यान से सुनिए, हम आपके सामने एक और केस रखते हैं। लेट्स सपोज बच्चों आपके पास हम कॉपर का सामना कराने के से मैग्नीशियम से। बताओ क्या मैग्नीशियम के पास इतना पोटेंशियल है कि मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा सके। क्यों बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम कैसी है, ज्यादा क्रियाशील, कॉपर कैसी है, तो क्या मैग्नीशियम हटा देगी, हाँ सर हो जाएगा विस्थापन। अगला, अब जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा बच्चों। कॉपर सल्फेट में यदि हम मिला दें लेड, क्या मिला दें बच्चा पार्टी, लेड धातु मिला दें, तो क्या लेड कॉपर को हटा पाएगी। सिर्फ हाथ उठा लें आपको, रेज योर हैंड्स। चलिए सौम्य आप बताइए, क्या लेड कॉपर को हटा पाएगा, क्या लेड कॉपर को हटा देगा।
बाकी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। क्यों? क्योंकि लेड कैसी है बच्चों? ज्यादा क्रियाशील। कॉपर कैसी है? लेड कॉपर को हटा दे। चलो बेटा एक और सवाल बच्चों, यदि हम कॉपर सल्फेट में मिला दें मरकरी, क्या मिला दें बच्चा पार्टी? तो क्या मरकरी कॉपर को हटा पाएगी? क्यों? क्योंकि मरकरी कैसी है? कॉपर कैसा है? तो मरकरी कॉपर को समझ में आया कि नहीं आया? एक और सवाल हो जाए, बता पाओगे? चलो देखते हैं बच्चों, हमारे पास है MgSO4, नाम बताओ। धातु का, एक धातु का सॉल्ट है कि नहीं है? चलो बच्चों सपोज करो इस मैग्नीशियम में हमने मिला दिया जिंक। क्या मिला दिया बच्चों? तो क्या जिंक मैग्नीशियम को हटा पाएगा? जिंक मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील, जिंक। चलो एक और सवाल हो जाए, क्या मैग्नीशियम सल्फेट को आपका सोना हटा पाएगा? मैग्नीशियम कहाँ सर? सोना। चलो अपन ने चांदी लिए बच्चों, तो चांदी कम क्रियाशील होगी और मैग्नीशियम, चांदी इसको। क्या हमारे बच्चों को इसका कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर में सवाल आ गया, क्या होती है सक्रियता श्रेणी? ऐसी श्रेणी जो धातुओं के सक्रियता को बताती है कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा सक्रिय होगी। कौन सा क्रम होता है? घटता क्रम की बढ़ता क्रम? इसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? अब 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसको सीधा याद रख लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, या तो आप इसको सीधे रट लो, या तो फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसको याद रखने की। यहाँ देखो बच्चों, अपन याद करेंगे केदारनाथ का माँ, अच्छा माली ऐसे लिखते ना, माली, माँ मैग्नीशियम, माली जरा पी के पकाता है आलू। देखो भैया आलू तो नॉर्मल सी सब्जी होती है, सुबह शाम ही खाते, तो आलू को यहाँ नहीं लिखे। केदारनाथ का माली जरा पी के पकाता है आलू, क्योंकि है अलग अलग। उसका जो माली है, माली से बोला था भूल तोड़ने की, लेकिन वो कहाँ चला गया? किचन में सब्जी बनाने के लिए। तो अच्छे से वो आलूओं को नहीं उबाल पाया। क्यों? क्योंकि आलू कैसे हैं? अलग अलग। फिर से देखो क्या कहा, केदारनाथ का माली जरा पीके पकाता है आलू, क्योंकि है अलग अलग। केदारनाथ से पोटेशियम, नाथ से सोडियम, का से माँ से, आली से, जरा से, पीके से, पकाता से, क्योंकि से, है से, अलग अलग से, सिल्वर और गोल्ड। चलो यहाँ लिख के देखो, केदारनाथ का माली जरा पी के पकाता है आलू, क्योंकि है अलग अलग। याद हुई कि नहीं हुई? देख के बोलते तब यहाँ बता, बोलो, केदारनाथ का माली जरा पी के पकाता है आलू, क्योंकि है अलग अलग। याद हुई कि नहीं हुई? अब बताओ रटोगे कि याद कर लोगे? ऐसे हो गई याद? पता पाओगे कौन किसको हटा पाएगा? सवाल दिखे जाए। चलो बच्चों वापस लौटते हैं सवाल नंबर 1 पर। पढ़िए क्या लिखा है एनसीईआरटी कॉर्नर, सवाल नंबर 1। सवाल पढ़ो बेटा एक बार। बेटा सिर्फ आपको सवाल पढ़ना है, ठीक है? चलिए बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। बेटा आपने दी
किसी कोल्ड ड्रिंक का कैन पिया हो, कैन मतलब आते हैं वो छोटे छोटे से आते हैं, एल्यूमिनियम या फिर किसी धातु के क्या आते हैं, कैन आते हैं, मेटलिक कैन आते हैं, है ना, मेटल का धातु का बना होता है। तो बेटा आप हमें बताओ, कंपनी जिसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक डाल के बेचती है, पीने वाली सॉफ्ट ड्रिंक, तो बताओ कंपनी का मकसद क्या होगा? कंपनी चाहेगी कि वो जो एक कैन बना रही है, मतलब जो एक बोतल बना रही है, ये बोतल अधिक क्रियाशील होनी चाहिए, या फिर बच्चों यही बोतल आपकी कम क्रियाशील होनी चाहिए? आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना है कि कंपनी के लिए क्या बेटर रहेगा। मान लो आपने कोक की कंपनी खोल ली, आप कंपनी के मालिक बन गए, आप बताओ अधिक क्रियाशील बोतल चूज करोगे कि कम क्रियाशील चूज करोगे? कितने बच्चे बोले सर अधिक क्रियाशील धातु की मेटल लेंगे अपन? कितने बच्चे बोले सर कम क्रियाशील धातु लेनी चाहिए? देखो बेटा एक ऑनेस्टली बात बताओ, इसके अंदर जो मटेरियल भरा है, ओके, अब मान लो यहाँ पे आपके पास ज्यादा क्रियाशील धातु का आपने मान लो एक्स का क्या बना दिया, बोतल बना दी, वो ज्यादा क्रियाशील है। पता चला कि जो आपके पास फूड मटेरियल अंदर भरा है, उस मटेरियल को आपकी ज्यादा क्रियाशील मेटल ने अंदर जाके उसको विस्थापित कर दिया, वो मटेरियल खुद वहां जाके बैठ जाए। तो बताओ क्या तुम ऐसा खाना खाओगे? तुम ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे जहां पे मेटल जाके बैठ जाए? भाई खराब तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि आप बोतल कैसी बना रहे हो, अधिक क्रियाशील बना रहे हो। तो यदि बेटा हम अधिक क्रियाशील धातु की बोतल बनाएंगे तो नुकसान है कि जो उसके अंदर का मटेरियल भरा है उसको नुकसान हो सकता है। बोलो हाँ या ना? हो सकता है सर कि ग्राहक के पास तक सही हो, प्रोडक्ट ना पहुंच पाए, उसके अंदर कुछ सॉल्ट वोल्ट मिल जाए, कुछ टॉक्सिक सॉल्ट मिल जाए, वो खाना जहरीला बन जाए। तो हमारा मकसद होगा बेटा कि अपन इसको अधिक क्रियाशील धातु की कैन ना बना के बच्चों, अपन किसकी कैन बनाएंगे? कम क्रियाशील। अब कम क्रियाशील धातु की कैन बनाने का एक ही फायदा होगा बेटा फ्रेंड्स, कि कम क्रियाशील धातु इसके अंदर जो मटेरियल भरा है उसको विस्थापित नहीं कर सकती। तो आप बताओ, तो अपन कम क्रियाशील उठाएंगे कि अधिक क्रियाशील उठाएंगे? कैसे उठाएंगे बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं है? अपन को कंपनी के अकॉर्डिंग सोचना है, अपन कैसे धातु उठाएंगे बच्चों? कम क्रियाशील धातु। बेटा आप ध्यान से देखो, हमारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं अब भी सक्रियता का क्रम। बोलो हाँ या ना? केदारनाथ का जरा, बेटा जब तक बोलोगे तब तक याद नहीं होगा। जना चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको एक धातु दिखाई दे रही होगी जिंक। बोलो हाँ या ना? देखो बेटा यहाँ पे जस्ट जो आपके पास हाइड्रोजन होता है, इसके नीचे एक और धातु होती है। अच्छा यहाँ पे आपके पास होती है टिन धातु। क्या होती है बच्चा पार्टी? देखो टिन का अपन ज्यादा यूज नहीं करते बेटा। क्या सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? कैमरा ऑब्स्टेकल तो नहीं पड़ रहा ना? देखो बेटा यहाँ पे कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर तो होते ही होते हैं बेटा, साथ में यहाँ पे एक और धातु होती है। कौन सी? इसको क्या कहा जाता है? टिन कहा जाता है। तो अपन ने टेबल में टिन को इसलिए याद नहीं किया क्योंकि बेटा देखो जो अपन ने टेबल बनाई है, इस टेबल में अपन ने अधिकांश वो धातुएं ली हैं जो ज्यादातर उपयोग में आती है ना, और टिन का उपयोग ज्यादा नहीं होता है, तो अपन ने टिन के लिए यहाँ पे टेबल में नहीं लिखा। लेकिन टिन क्रियाशील तो होगी कि नहीं होगी? टिन आपकी धातु भी है। टिन का नंबर कहाँ आता है बच्चा पार्टी? हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है। अब यहाँ देखो आपके पास दो धातु होंगे बेटा, एक हो गई जिंक और एक होगी आपके पास टिन। बताओ जिंक और टिन में से कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील होगी? जिंक ज्यादा क्रियाशील हो जाएगी बच्चों, और टिन आपकी हो जाएगी कम क्रियाशील, क्योंकि टिन कहाँ आ रहा है आपका? नीचे आ रहा है। अगली बात करें बच्चों, अब सवाल पे आ जाते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन धातु का लेपन किया जाता है। देखो बेटा कंपनी वाले क्या करते हैं, बेसिकली वो कैन है, कैन को बना लेंगे सस्ती मेटल का, बस उससे खाने को खराब होने से बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर दूसरी धातु का लेपन कर देते हैं। इसको अपन बोलते हैं कोटिंग। बेसिकली होता क्या है, कैन बनाया और कैन के ऊपर कम क्रियाशील धातु का क्या कर दिया बेटा? लेपन कर दिया। वो उनको कम पड़ता है, कम कॉस्टली पड़ता है, उनका कम खर्च होता है। अब देखो बेटा आपके पास दो धातुएं हैं, एक है जिंक और एक है आपके पास टिन। बताओ जिंक और टिन में से
इसके ऊपर आप किसकी परत चढ़ाओगे, किसका लेपन करोगे? जिंक का लेपन करोगे कि टिन का लेपन करोगे? सर जिंक आपकी अधिक क्रियाशील है, तो टिन आपकी कैसी है, कम क्रियाशील। अब बताओ आप बोतल को कैसा बनाना चाहोगे, कम या फिर अधिक? कम क्रियाशील बनाना चाहेंगे तो जिंक का लेपन करोगे कि टिन का लेपन करेंगे? तो अपन इसके चारों तरफ किसका लेपन कर देंगे, टिन धातु का कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल पढ़ लो। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन धातु का लेपन किया जाता है, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। देखो बेटा, महंगी और सस्ती की बात मत करो, क्योंकि अपने से बेहतर कंपनियां जानती हैं कैसे उनको कॉस्ट कटिंग करनी है। कंपनी उसी मॉडल को चूज करेगी जो उसके लिए सस्ती पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि यदि वो आपको मान लो एक 15-20 रुपए की बोतल दे रहे हैं तो क्या वो उसको बनाने के लिए 25 रुपए लगाएगी कंपनी? बिल्कुल नहीं लगाएगी बेटा। अपना भारत तो ऐसा देश है जहाँ पे विदेशों की कंपनियां आके अपने भारत में केवल शक्कर वाला पानी और शक्कर वाले पानी के अंदर CO2 गैस घोल के लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करके चली जाती केवल गर्मियों के समय में। जो आप जमाने भर की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो उसके अंदर क्या है, शक्कर वाला पानी तो भरा है और उसमें उन्होंने CO2 गैस भर दी, बस सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। ऐसी कंपनी भारत में आके लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करके चली जाती है। तो भारत तो चलो यहाँ देखो वापस। तो बेटा सस्ती महंगी की बात अपन कंपनी से नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिंक की अपेक्षा टिन का गलनांक अधिक होता है। भाई तब गलनांक की बात ही मत करो, क्योंकि वो तो किसकी बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक की, और सॉफ्ट ड्रिंक कैसी आती है, ठंडी ठंडी आती है। क्या उसको गर्म करना पड़ेगा? अगला देखो, टिन की अपेक्षा जिंक बहुत अधिक क्रियाशील है। बोलो हाँ या ना? मतलब जिंक आपकी ज्यादा क्रियाशील है बच्चों, टिन आपकी कम है। तो अपन किसका यूज करेंगे बच्चा पार्टी, टिन का, ना कि अपन करेंगे जिंक का। बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। बच्चों सी टिक लगा लेंगे। नाउ रीज योर हैंड्स। कितने बच्चों को इस सवाल समझ में आ गया है? एक नंबर के लिए बेटा क्या हो गया? चलो क्लास के बाद डिस्कशन करेंगे, हमें तो क्लियर सुना ही नहीं रहे। क्या बोल रहे बेटा? अच्छे से पढ़ो। टिन की, ठीक बेटा, क्रियाशील कर देना। ओके देखो बेटा, पूछ आता है ना, सारे टाइप करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऐसे सवाल एक नंबर में सफिशिएंटली आपके आ सकते हैं ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा सवाल नंबर 2, अब तो बच्चा आंसर कर पाएगा। पढ़ो क्या लिखा है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बताओ क्यों रखते हैं? क्रियाशील है सर, बहुत 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 अधिक क्रियाशील। देखो बेटा, या तो ऐसे पूछते हैं सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो या तो आपसे पूछते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। बेटा एक और धातु होती है, क्या नाम होता है? लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बताओ। चलो बच्चों लिखेंगे इसका आंसर। बेटा जिन बच्चों के पास नहीं वो रफ कॉपी में लिखेंगे। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर मिलती है। इस सक्रियता के कारण जल एवं
वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेती हैं। इस कारण से इन्हें मिट्टी के तेल में